चलो जी, अब हम शुरू करते हैं पाइल्स के बारे में। देखो, वैसे तो होम्योपैथी में ना यूं डिजीज ओरिएंटेड स्टडी को शेम समझा जाता है, यानी कि थेरापेटिक्स को शेम समझा जाता है। सेम समझा जाता है क्यों जी डॉक्टर साहब? थेरापेटिक्स को पढ़ना बुरा समझा जाता है, लेकिन थेरापेटिक्स हमारी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन उसी को बोलेंगे जिसके बिना जीना संभव ही नहीं है। तो डिजीज ओरिएंटेड स्टडी करने से हमारे अंदर एक बेसिक कॉन्फिडेंस जो है ना वो आ जाता है, और बेसिक कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। पूरे बड़े महान बनेंगे उससे पहले वही तो बेसिक नीड्स तो हमारी पूरी हों। तो कुछ बीमारियों की, और मैं यहां तक बोलता हूं मेरे स्टूडेंट्स को क्लासेस में जो सामने अभी सुन भी रहे हैं, कि एट लीस्ट 50 डिजीजेस का थेरापेटिक्स अगर आपको टिप्स पे हो गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूं 1,00,000-2,00,000 की प्रैक्टिस तो ऊपर ही पड़ी हुई है। ये ट्रुथ है बिल्कुल। एनीवे, आज हम केवल थेरापेटिक्स नहीं करने वाले हैं, हम पाइल्स को समझने वाले हैं। ठीक है, तो पाइल्स क्या है जानते हैं लगभग सब लोग, लेकिन नहीं जानते हैं, थोड़ा और जान लो। मैं ब्रीफ करूंगा क्योंकि फिर उसको डिजीज को समझने में ज्यादा टाइम जाएगा तो अपना टाइम का मिसयूज हो जाएगा। फास्ट बोलूंगा, ब्रीफ करूंगा। मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, उसको एक बार देख लेना। मैंने कल फिर मेरा वीडियो खुद देखा था, मेरे को लगा अरे वाह इतना कुछ बोला है क्या मैंने। मेरा वीडियो यूट्यूब पे पाइल्स पे, बस डॉक्टर ए.के. लाडूना और पाइल्स लिखेंगे तो मेरा वाला वीडियो आ जाएगा, उसको आप देख लेना। पाइल्स की 100% अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो बेसिक से ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, अबाउट 50% पॉपुलेशन सफर फ्रॉम पाइल्स। आउट ऑफ दोज ओनली 4 to 5% कम टू डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ लिमिटेड सिम्टम्स। पाइल्स कैन अकर एट एनी एज, बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी होती है, लेकिन अराउंड 40 जो है ये डिजीज ज्यादा हो जाती है। 35 से लेकर के 45 तक मैक्सिमम होती है। और पाइल्स जो लोग कंसल्ट नहीं करते हैं डॉक्टर को, उसकी वजह है एसिम्प्टोमेटिक होना। तो एसिम्प्टोमेटिक तो लगभग 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं, और पॉपुलेशन 50% से ज्यादा इससे इफेक्टेड है। तो कितनी कॉमन इलनेस होगी। आपने सजेस्ट किया, मेरे को अच्छा लगा, हाँ इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत कॉमन इलनेस है और ठीक करना और आसान है। तो जो आसान है उसको पहले कर लेना चाहिए। अब पाइल्स एसिम्प्टोमेटिक हो गया, और अगर सिम्टम है तो क्या क्या सिम्टम है? पेन है, ब्लीडिंग है, और क्या है? बर्निंग है, इचिंग है, और कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इसका कॉज भी है और रिजल्ट भी है। ठीक है, पाइल्स इंटरनल हो सकती है, पाइल्स एक्सटर्नल हो सकती है। इंटरनल हो जाएगी तो उसकी ग्रेड्स हैं 1 2 3 4, डीप नहीं जाएंगे, मेरे वीडियो में भी मैंने बता रखा है। और अगर एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल है ही। ब्लीडिंग हो सकती है, नॉन ब्लीडिंग हो सकती है। तो एक्सटर्नल जो है वो मोस्टली ब्लीडिंग नहीं होती है, यानी कि ब्लाइंड हो गई, और जो इंटरनल है वो ब्लीडिंग वाली होती है। जरूरी नहीं है कि वो होते ही ब्लीडिंग हो जाएगी, वो भी ब्लीडिंग बाद में होती है, जरूरी नहीं है। कुछ अनकॉमन सिम्टम्स, वो है म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द एनस। मेरे पास भी इतने वर्षों में 2-3 पेशेंट आए हैं जिनमें म्यूकस डिस्चार्ज होता है, बस सिम्टम है, उसकी अलग अलग वजह है, डीप नहीं जाएंगे। क्योंकि जो म्यूकोजा जो अंदर की लाइनिंग है ना, एनल कैनाल की जो लाइनिंग है, ये उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है अलोंग विद पाइल्स, तो इसलिए वहां से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन के रूप में अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो एनीमिया हो जाएगा, इन्फेक्शन ऑफ द पाइल्स हो जाएगा, पाइल्स खुद इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर ठीक हो गया तो स्किन टेग हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं हुआ तो कैंसर भी हो जाएगा। ये हो गई पाइल्स की पूरी जानकारी। साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अगर पहली बार पाइल्स हुई है तो उसको लगता है कि मुझे क्या हो गया, किसको बताऊं, क्या करूं। वो बहुत शाय फील करता है कि मुझे ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या गलत कर लिया। तो स्टिग्मा बहुत ज्यादा है ना बीमारियों के लिए, अपने खास करके इंडिया में तो हम लोग शेयर नहीं करते हैं इलनेस को। पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो लगता है कि उसको मैंने क्या ही कर लिया जो कि मेरे को पाइल्स हो गई है। तो ठीक है, वो हमारे लिए काम की चीजें बाद में आ जाएगी। और पाइल रीअकर करती है।
कुछ थ्योरीज ये हैं कि इसके होने की कॉज की बात कर रहे हैं ना अपन, कुछ थ्योरीज ये है कि पाइल्स होती है एनल कैनाल की वेरिकोज वेन्स ही, यानी कि वहां की जो वेनस प्लेक्सिस है उनकी स्वेलिंग हो जाती है। और कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिनमें ये बोला जाता है कि जो वहां की म्यूकोजा है उसकी इन्फ्लेमेशन है ये, और म्यूकोजा अगर इन्फ्लेम्ड है तो वेन्स भी इन्फ्लेम्ड हो गई और वो स्वोलन हो गई है। कुछ भी हो, देखा ये गया प्रैक्टिकली कि एनी हाउ जब कॉन्स्टिपेशन हो गई तो पाइल्स हो गई, और जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर रेज हो गया लोअर एब्डोमेन का तो पाइल्स हो गई। ठीक है, तो पाइल्स कब हो गई? जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज हो गया और जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गई तो पाइल्स हो गई। ठीक है, अब यहां ऐसा क्यों होता है? एक तो आप जानते होंगे कि रेक्टम में एनस में वेनस प्लेक्सिस होती है, और वो प्लेक्सिस वहां पे वेनस कंजेशन देती है, यानी कि वहां पे वेनस ब्लड ज्यादा मात्रा में रहता है तो वहां की वेन्स की सूजन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और फिर कुछ हम लोग गलतियां कर लेते हैं, लॉन्ग सिटिंग्स, सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स, और किसी भी तरह से पेट की बीमारी का होके और इंट्रा एब्डोमिनल खास करके लोअर एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ जाना, पोर्टल हाइपरटेंशन, लिवर की इलनेस, फ्रीक्वेंट स्टूल्स, इवन लूज स्टूल्स हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है तब भी पाइल्स होना हो जाता है। किसी भी तरह से पेशेंट ज्यादा देर तक टॉयलेट सीट में बैठने की आदत में आ जाए, लोग आजकल म्यूजिक सुनते हैं बैठ के टॉयलेट में, लोग किताबें तो पढ़ते ही थे पहले भी है, न्यूज़पेपर लोग टॉयलेट में बैठ के पढ़ते हैं, तो वहां उनको पता ही नहीं चलेगा कितना कितना टाइम चला गया। जब इतना टाइम तक वो बैठे रहेंगे तो प्रेशर तो जाएगा ना, तो प्रेशर हो जाएगा तो पाइल्स का होना और फ्रीक्वेंटली हो जाता है। प्रेगनेंसी में और बिफोर मेंसेस भी, क्योंकि बिफोर मेंसेस लोअर एब्डोमिनल कंजेशन होती है, प्लेथोरा होता है, तब भी पाइल हो सकती है। लिवर ट्यूमर मैंने बता दिया, डायरिया बता दिया। इंडाइजेशन अगर है तो, अगर डाइजेशन खराब है पेशेंट का तो फ्लैचुलेंसी रहेगी, गैस रहेगी, एसिडिटी रहेगी, तो पेट उसका कॉन्स्टिपेटेड भी रहेगा और पाइल्स होने के चांसेस भी रह जाएंगे। फैमिली हिस्ट्री ऑफ पाइल्स है तब भी पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और कॉन्जेनिटली अगर जो एनल वेन्स के वॉल्व्स एब्सेंट है, किसी भी तरह से वॉल्व्स अगर एब्सेंट है तब भी पाइल्स हो जाती है। ठीक है, वही जो रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स है, स्पाइसी फूड का खाना, ज्यादा चाय वाय पीना, अपना स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्पाइसी फूड है, फाइबर्स का नहीं लेना है, ये सब इसके कॉजेज है। यहाँ तक आपको सबको पता है। इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी कमजोरी है होम्योपैथ की, वो होता है डायग्नोसिस सही नहीं कर पाना। हमें लगता है कि हमने पाइल्स को सही डायग्नोस कर लिया है, लेकिन गलती मत करो, बहुत बार वो पाइल्स नहीं होती है। मैंने गलती की हुई है, जब मैंने एग्जामिन किया तो जाके सुधरी। तो पेशेंट को एग्जामिन जरूर करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन की आदत डाल लो। पेशेंट चाहता है कि उसको देख लो, ये कोई चक्कर नहीं है कि नहीं करेंगे। पेशेंट चाहे कैसे भी हो, मेल हो फीमेल हो, मेरे सामने कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि एग्जामिन नहीं करना है। अगर मैं श्योर नहीं हूं तो मैं जरूर कर लेता हूं, जरा भी डाउट है तो मैं जरूर करता हूं। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने से क्या क्या चीजें निकल के आती है, तो पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से अपना डायग्नोसिस हो गया। एनल फिशर, फिशर में क्या होता है, हल्का सा कट लगता है, क्रैक होता है। पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि मुझे क्रैक है, क्योंकि पाइल्स उसको है, पाइल्स उसको है, और वहां पे वो सूजन स्किन टेक के रूप में मौजूद है। उसको लगता है कि इसी वजह से मुझे पेन है, लेकिन होता वो फिशर है। मैंने एक पेशेंट को, अभी 34 ईयर ओल्ड एक गर्ल थी, वोमेन थी, जो भी थी, तो वो बोले कि मुझे पाइल्स है, पाइल्स है। पाइल्स यार इतना ऐसे हो नहीं सकता, कुछ जो भी मैंने 1-2 बार मेडिसिन दी उसको रिलीफ नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको कहा भाई इफ यू डोंट माइंड तो आपको चेक करना। बोले जी मैं तो सोच रही थी आपको कहूँ भी, आप देख तो लो है क्या। मैंने उसको देखा, मैंने देखा ये तो फिशर है। पाइल्स को छू के देखा, उसमें पेन ही नहीं था उसको, और फिशर में जबरदस्त पेन था। तो वहां मतलब वो पाइल्स जो है वो स्किन टेक के रूप में मौजूद थी ओनली। तो पेशेंट को लगा कि ये पाइल्स की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है।
फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी और पेशेंट को विद इन डे रिलीफ होना शुरू हो गया। तो रॉन्ग डायग्नोसिस नहीं करना, एग्जामिन कर लेने की मतलब क्या कहते हैं नेग्लिजेंसी ये नहीं करनी है, नहीं करने वाली, राइट। और क्या हो सकता है, फिशुला। फिशुला में क्या होता है, एनस के थोड़ा साइड में एक होल बनता है जिसमें से पस डिस्चार्ज होती है। फिशुला डिफरेंशियल डायग्नोस आसानी से हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें पस का। हाँ, कभी कभी वो पाइल्स ही इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और पाइल्स जब इन्फ्लेम्ड हो गई तो उसमें से भी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये आइदर दिस आइदर दैट। तो मैंने उसमें ऐसे भी पेशेंट देखा हुआ है कि वो पाइल्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गई, उसी में से डिस्चार्ज हो रहा है, बस निकलती है उसमें से। तो वहां पे हमारी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। यस, एक चीज याद आ गई, अगर एक्सटर्नल पाइल्स है और उसमें जो ब्लड इकट्ठा रहता है ना वो थ्रोम्बोज्ड हो गया, भयंकर पेन होता है, वायलेंट पेन होता है थ्रोम्बोज्ड पाइल में। एग्जामिन करो, पता चल जाएगा कि ये वो वाला है। एनल स्किन टेक मैंने बता दिए। पाइल्स जब श्रिंक हो जाती है, जब ठीक हो जाती है, तो वो डेड सी स्किन, छोटी सी जैसे स्किन टेक अपन जानते हैं, वो उसके तरह से मौजूद रहेगी, उसको एनल स्किन टेक कहते हैं। तो वो एक्टिव पाइल्स नहीं है, हो सकता है उसके साथ में कुछ और भी हो, लेकिन वो स्किन टेक हो गया। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, लोग कंफ्यूज करते हैं, अगर हल्का प्रोलैप्स है तो उनको लगता है ये पाइल्स है। प्रोलैप्स में मोस्टली लार्जर एरिया आएगा और ऑल अराउंड आएगा, बाहर स्वेलिंग अलग तरह से दिखेगी, और फिजिकल एग्जामिन करने से तो पता चल ही जाएगा। एनल वेरिकोज वेन्स डिफरेंट इलनेस है, एनल वेरिकोज वेन डिफरेंट इलनेस है, ये पाइल्स नहीं है। ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये करेंगे कि वो जो वेन है ना वो ऑल थ्रू आउट फुल ऑफ ब्लड रहेगी, एक सिंगल पार्ट उसका चने के दाने जितना या मूंग के दाने जितना अलग से स्वलन नहीं होगा। जब सिंगल मतलब पूरी वेन स्वलन हो जाएगी तो वेरिकोज वेन है, और एक जगह से बल्ज हुई है तो वो बन गया पाइल्स। क्लियर हुआ। कैंसर और अल्सरेटिव कोलाइटिस दो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो ब्लीडिंग पाइल्स से डिफरेंट होती है। एग्जामिन करने से और इन्वेस्टिगेशन करके आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से भी हो जाता है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो फिर उसके अलग तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की ब्लीडिंग फ्रेश होती है, मोस्टली रेड ब्लड आएगा। पाइल्स की ब्लीडिंग डार्क होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस को मास्टर करके आप इस तरह की गलती से बच सकते हैं कि आपने क्या बोला है पेशेंट को। और जब हम लोगों के पास में, हम होम्योपैथ के पास में धक्के खा के पेशेंट आता है, चोट खा के पेशेंट आता है, ठीक नहीं होके पेशेंट आता है, हमारी ड्यूटी और ज्यादा बड़ी बन जाती है सही डायग्नोसिस करने की। और जब आप उसको बोलते हो कि नहीं तुम्हें ये है ही नहीं, तो हमारे पास एक एज हो गई, एक एडवांटेज हो गई। अरे यार अभी तक तो किसी ने ये बताया ही नहीं, इस डॉक्टर ने तो बीमारी पकड़ी है, ठीक है। तो सारी बात का सारांश ये कि डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर करो। नए डॉक्टर्स ध्यान रखें कि भाई पेशेंट की एक सही सही सी कंसेंट और ये सब लेना जरूरी है, यूं जबरदस्ती लेटा कर यूं वो नहीं कर लेना कभी भी। और फीमेल पेशेंट को देखना है तो फीमेल के साथ में आपके असिस्टेंट फीमेल होना जरूरी है, यूं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, कभी कोई डेंजर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, लेकिन एग्जामिनेशन करने से आप एक अच्छा डायग्नोसिस तो बनाते ही हो, ये तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। चलो, ये तो था ब्रीफ वाला हिस्सा जिसको मैंने रैपिड फायर के रूप में ले लिया। अब आता है मेन काम हमारा, वो है जी इलाज। क्या आप बता सकते हो हैनिमैनियन क्लासिफिकेशन में पाइल्स कैसी इलनेस है? एक एक करके बताएंगे। पर्टिकुलर लाइफस्टाइल नॉन मियास्मेटिक डिजीज। हैनिमैन ने ये नाम तो नहीं दिया, खैर ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, आप बताओ। सर साइकोटिक और सर लाइफस्टाइल से रिलेटेड सेडेंटरी। एक चीज बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं सर। अगर मियास्मेटिक वो तो दोनों का आंसर आपने मिला दिया। सर मियास्मेटिक अप्रोच से देखे तो साइकोटिक
से देखें नहीं, हैनिमैनियन क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस के अकॉर्डिंग पाइल्स कैसी डिजीज है। जिन लोगों को पता है वो अपने माइक को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। आप बताइए, मालूम ही नहीं है हैनिमैनियन क्लासिफिकेशन, है ना? चलो जी, क्रोनिक। हाँ जी, जूम वाले कोई भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ जी सर, एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ क्रोनिक डिजीज। कौन बोल रहे हैं? गुरवंत। डॉक्टर गुरवंत। हाँ हाँ, समझ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, ये रोंग है। चलो, पाइल्स एक्यूट तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो बंद कर दो वापस से। मेरे अकॉर्डिंग, कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, सबकी अपनी ओपिनियन है, मेरे अकॉर्डिंग ये इलनेस ट्रू मियाज्मेटिक इलनेस नहीं है, ये हुई स्यूडो क्रोनिक डिजीज। स्यूडो मीन्स फॉल्स, क्रोनिक मैंने पुरानी बीमारी। 80% पेशेंट्स आर ऑफ स्यूडो क्रोनिक कैटेगरी। जो आपने बोला वो करेक्ट था, लेकिन नाम जब हैनिमैन का नाम ले दिया तो हैनिमैन ने जो बोला वही आंसर देना है। आपने जो कहा वो गलत नहीं है कि लाइफस्टाइल की वजह से एक और नॉन मियाज्मेटिक इलनेस है, ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसा। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ कोर्स, जो 20% बचे हुए लोग हैं ना, वो लोग क्रोनिक इलनेस के ग्रुप में जाएंगे, और जो आपने कहा वो करेक्ट है। ठीक है, क्रोनिक में भी ये मियाज्मेटिक इलनेस है, और मियाज्मेटिक में भी ये साइकोटिक मियाज्म है, और अगर ब्लीड कर गया तो सिफिलिटिक हो जाएगा। सोरा तो है ही नहीं, तो क्रोनिक साइकोटिक 20% और सूडो क्रोनिक 80%। तो जो 80% है उसको माना जाएगा, या 20% को लेकर के सारी थ्योरी बना देंगे? 80% को मान करके थ्योरी पे काम करेंगे, और जो 80% करने के बाद में नहीं ठीक हुए रिमेनिंग, उन पे हम बाकी चीज लगाएंगे। करेक्ट अप्रोच है। अब सवाल ये उठता है कि करें क्या? ये मैंने मेरे वीडियो में भी बोला हुआ है, और अभी आपको और समझा रहा हूं। बिल्कुल ही सिंपल है पाइल्स को ठीक करना। जो कॉज है उसी को रिमूव करना है। और कॉज क्या है? जो अपन ने फास्ट डिस्कस किया था। पेशेंट को बोलना है, अभी आप नोट कर लो ध्यान से। पहला काम ये है कि आपकी डाइट का 50% से ज्यादा हिस्सा रॉ होना चाहिए। रॉ बोले तो सैलेड एंड सीजनल फ्रूट। धीरे बोल रहा हूं सो दैट आप अच्छे से लिख लो। 100% पेशेंट ठीक होंगे आपके, मेरा दावा है। ये दावा कह रहा हूं, ये हमारी ब्रेड एंड बटर है। पहला काम पेशेंट को बोल दो, चाय नहीं पिएगा, मिर्ची मसाले नहीं खाएगा, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो भी वो थोड़ा बहुत पी लेगा और थोड़ा बहुत खा लेगा। तो चाय मिर्ची मसाले बंद, फ्रूट सैलेड सीजनल वेजिटेबल्स, और अपना ये हम उनके डाइट का 50% से ज्यादा हो, 70 80 90 100 हो जाए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना, उनको बोलना है। ऐसा होने से उनकी कॉन्स्टिपेशन 80-90% तक ठीक हो जाएगी। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भी स्ट्रेन तो नहीं करना वाइल पासिंग स्टूल। जस्ट जाके बैठना है, रिलैक्स होना है, ग्रेविटेशनली स्टूल को नीचे आने देना है। आपको तो एग्जर्ट नहीं करना है, ये पेशेंट को समझाना है। और इसके बाद में क्या करेंगे, पेशेंट को बोलना है ज्यादा देर टॉयलेट सीट नहीं बैठना। नो न्यूज़पेपर, नो बुक रीडिंग, नो म्यूजिक लिसनिंग। दरवाजा खुला करके बैठो सो दैट तुम्हें जल्दी आना पड़े, मतलब जस्ट कहने के बाद भी जल्दी आना है। और आपके फ्रेश होने जाने का एक सटीक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल का मतलब रोजाना सुबह फ्रेश होना चाहिए। लोग 50% ऐसे मिल जाएंगे, खास करके नई जनरेशन के लोग, जिनके फ्रेश होने जाने का टाइम ही नहीं है। रात को, दिन में, शाम, सुबह, कभी भी जब उनको लगता है जाना है तो जाना है। ये कोई तरीका नहीं है, इससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगी। और कहने की बात ही नहीं है स्मोकिंग, अल्कोहल, नशे पत्ते, नॉनवेज, फलाना धमकाना, ना जाने क्या क्या जो भी चीज लोग करते हैं, वो कुछ भी नहीं करना है। आपके अगर पेशेंट ना ठीक हो, मुझे बुला लेना आप। इतना करने से सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बंसल बोल रहे हैं कि सब पेशेंट ठीक होते हैं। 90% कितना आसान है यार। कोई भी केस ट्रेनिंग हुआ है। हाँ, पेशेंट को समझाओ। आप ये मत सोचो यार ये दोबारा नहीं आएगा ठीक होने से, गलती फिर करेगा, वो मूर्ख है।
मैं तो बिल्कुल चाय तो मैं लिखवा देता हूँ कि बीपी आज बीपी तो आना ही मत। हाँ, तो मतलब जब पेशेंट को हमने समझा दिया, गलती वो फिर करेगा, आप उसको आप दिल से चाहो, क्योंकि नेक्स्ट रूब्रिक यही है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ हो आप। हनुमान का आदेश है कि आप हेल्थ को प्रिजर्व करोगे, तो प्रिजर्वर बन जाओ। उनको बोल दो कि जब वो कहेंगे जी दोबारा तो नहीं होगा, दोबारा क्यों नहीं होगा, ये खा के आओगे तो होगा। आपको चाकू लग गया, दोबारा क्यों नहीं लगेगा चाकू, हम क्या करें? आपको नहीं लगाना, आप चाकू को हैंडल मत करो, ऐसे आप हैंडल करना सीख लो। तो ये सब बताना है पेशेंट को, ये बहुत जरूरी है। और अगर पेशेंट को ये गलत फहमी है कि मैं सर्जरी करा लूंगा, तो उसको बता दो रिकरेंस निश्चित है, दूसरी जगह से स्वेलिंग हो जाएगी, जहां से काट दिया वो एक पाइल्स नहीं हुई तो क्या हो गया, वहां तो प्लेक्सिस है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कट लग गया इधर उधर का, तो वहां का स्फिंक्टर जो है ना वो खराब हो जाता है। मेरे पास पेशेंट आए हुए हैं इनकॉन्टिनेंस वाले, ठीक है, पाइल्स के सर्जरी के बाद में अल्सरेशन हो जाती है, सेप्टिक होने के बाद में वहां का स्फिंक्टर गया और इनकॉन्टिनेंस ऑफ द स्टूल शुरू हो गया। म्यूकस डिस्चार्ज पेशेंट को शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां की जो अंदर की म्यूकोजा है वो इन्फ्लेम्ड रहने लग जाती है, और ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो भूल जाओ कि पाइल्स को सर्जरी करने से ठीक किया जा सकता है क्या। पेशेंट को बोलो जरूर वॉक करे, फिजिकल एक्टिविटी करे, फूड्स में बहुत पर्टिकुलर होना जरूरी है, वेट लिफ्टिंग ना करे, मेंटली पेशेंट खुश रहे, चीयरफुल रहे, हैप्पी रहे। कुछ योगा पोस्चर्स हैं, आप नोट कर लो, गूगल पे देख लेना, अगर आपको समझ में आए तो पेशेंट को बताना, मैं बताता हूं। मूल बंध एक योगा पोस्चर है, मूल बंध, ठीक है, जिसमें एनएस के एरिया को विड्रॉ करके अंदर जिस तरह से सिकोड़ना होता है, एज इफ यू आर प्रिवेंटिंग पासिंग द फ्लेटस। शशांक आसन है, पवन मुक्तासन है, सर्वांग आसन भी है, बटरफ्लाई, इस तरह के कुछ पोस्चर्स हैं जिनसे आप पेशेंट को बता सकते हैं। हमारा मतलब इलाज करना है। अभी होम्योपैथी शुरू नहीं हुई और आपके पेशेंट 70, 80, 90% तक ठीक हो जाते हैं। और अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो सिलेक्शन करने के लिए एक बहुत बढ़िया केस टेकिंग की जरूरत है, जो सिंपल है। मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले कॉज को देखो कि क्या हुआ, जैसे कि ये पाइल्स की शुरुआत प्रेगनेंसी में हुई, ये कॉन्स्टिपेशन के बाद हुई, ये सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स की वजह से हुई, स्पाइसी डाइट की वजह से हुई, एलिमेंट जो अपन कहते हैं ना कि ये क्रोनिक में एक्यूट का एग्जर्वेशन है, तो मियाज्मेटिक इलनेस कोई भी है वो एक्यूट हमें दिखती है इस तरह के ट्रिगर्स के फॉर्म में। ट्रीटमेंट करने के लिए उनको हटाना तो पड़ेगा ही, और अप्रोच हमारी क्रोनिक वाली ही होने वाली है। पाइल्स को आपने देखना है, मतलब केस टेकिंग का पार्ट बता रहा हूं कि एक्सटर्नल है, इंटरनल है, ब्लीडिंग है, नॉन ब्लीडिंग है, अगर पेन है तो कैसा पेन है, करेक्टरो पेन देख लो, क्योंकि जीआईटी सिम्टम का ये रोग है तो आपको क्रेविंग, अवर्जन, थर्स्ट इंपॉर्टेंट अगर है पेशेंट में तो ले लो, थर्मल वगैरह अगर इंपॉर्टेंट है पेशेंट में क्लियर कट से तो ले लो। कॉन्कोमिटेंट के रूप में अगर पेशेंट में कुछ खास मिल रहा है, जैसे बैक एक है या कुछ भी है, वो ले लो। पेशेंट की मेंटल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आफ्टर हैविंग इलनेस पेशेंट क्या फील कर रहा है, क्या कह रहा है, अगर मुझे पाइल्स है तो क्या क्या, वो पेशेंट का अपने को लेना है। अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स की जो स्टडी का एग्जाम्पल मैं आपसे जैसे अभी कह के हटाऊं कि रिपर्टरी बहुत अच्छा टूल है, तो आज हम अभी पढ़ने वाले हैं बोरिक रिपर्टरी का यही पाइल्स वाला एक रोग, वन डिजीज फ्रॉम द बोरिक रिपर्टरी। बोरिक में जो पाइल्स है ना, ये एब्डोमेन चैप्टर में है। एब्डोमेन में हेमोरॉइड्स मिलेगा आपको, अल्फाबेटिकली में जाएंगे तो सबसे पहला रूब्रिक है रेमेडीज इन जनरल, कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट रूब्रिक है ब्लीडिंग, क्लियर है सबको, जो मुश्किल नहीं है वो मैं उसकी ट्रांसलेशन नहीं करूंगा। ब्लीडिंग, डार्क वेनस ब्लड, पाइल्स, ब्लाइंड। तो अभी अपन स्टडी करने वाले हैं कॉमन रेमेडीज फॉर पाइल्स। जैसे मैंने पहले कहा कि थेरेपेटिक्स को
बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है, लेकिन ये बुरा नहीं है। ये किसी भी नए होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए एक संजीवनी है, ये एक शुरुआत है। और मेडिसिन की जो सिलेक्शन है ना, वो तो लॉ ऑफ सिमिलर के बेस पे होने वाली है, रूल इन रूल आउट तो वैसे ही होने वाला है। अब जबरदस्ती सल्फर के पेशेंट को नक्स ओमेगा या नक्स ओमेगा के पेशेंट को सल्फर थोड़ी दे दोगे, तो सिम्टम के बेस पे तो हो गया। लेकिन न जाने क्यों और किन लोगों ने हमें सच्चाई से दूर किया है कि थेराप्यूटिक्स मत पढ़ो। किया है, सबको दूर किया है। बोलते हैं ना थेराप्यूटिक्स, वो तो क्या थेराप्यूटिक्स करता है सिर्फ। सर अब क्या है, थेराप्यूटिक्स भी है ना ठीक से नहीं करते, प्रॉब्लम नहीं। और थेराप्यूटिक्स ठीक से नहीं करते ये मान सकते हैं, चलो इसको रिफाइन कर देते हैं कि थेराप्यूटिक्स भी ठीक से नहीं करते, वो थेराप्यूटिक करते करते वो फॉर्मूला पे आ जाते हैं, वो पाइल वर्सेस मेडिसिन पे आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं चलने वाला। लेट अस बिगिन विद एस्कुलस। एस्कुलस इज हॉट, एज यू नो, स्फीयर ऑफ एक्शन इज द वेन्स, रेक्टम, सैक्रल रीजन ऑफ बैक। होता क्या है, एस्कुलस में फुलनेस एंड हैवीनेस होती है, ये याद रखना जरूरी है। वहां के ब्लड फ्लो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सोरनेस हो जाएगी। और पर्पलनेस एवरीवेयर है इसमें, तो पाइल्स में भी पर्पलनेस आ जाएगी, वेनस कंजेशन होगी। पाइल्स ऑफ एस्कुलस मोस्टली ब्लाइंड होती है। कोलनसोनिया मेडिसिन है जिसमें मोस्टली ब्लीडिंग होती है, मैं मोस्टली वर्ड यूज कर रहा हूं। ब्लाइंड, एस्कुलस, ब्लीडिंग, कोलनसोनिया। अच्छा काम करती है दोनों दवाइयां, देके देखा हुआ है। मेरे प्रेडिक्टिव के पुराने जानकार लोग, क्या कभी हमारी उस तरह की रिपर्टराइजेशन में एस्कुलस और कोलनसोनिया आई है क्या? कभी नहीं है। कभी नहीं आई और कभी नहीं आएगी। तो क्या ये दवाइयां नहीं है क्या? इसलिए बायस्ड मत रहो, सीमाओं में मत बंधो, खोल दो अपनी सीमाएं और बाहर आ जाओ। एस्कुलस में इन्फ्लेम्ड पाइल्स भी होती है, बर्निंग होती है। रेक्टम, जैसे मैंने आपको बताया, फुल ऑफ ब्लड फील होता है पेशेंट को। नाइफ लाइक कटिंग, चुभने जैसा पेन एस्कुलस के पेशेंट को होता है, और ये पेन लगातार भी रह सकता है और आफ्टर स्टूल एग्रेवेट कर जाएगा। ऐसा बोला गया है कि नक्स ओमेगा और सल्फर के बाद भी अगर पेशेंट रीअकर हो रहा है तो एस्कुलस दो। मैं वैसे इस तरह के जुमलों से ज्यादा वो नहीं हूं, लेकिन बार बार हर जगह लिखा हुआ तो मैंने कहा चलो ठीक है बता देता हूं। बट जो एस्कुलस है वो एस्कुलस है, जो कोलनसोनिया वो कोलनसोनिया है, जो नक्स ओमेगा वो नक्स ओमेगा होता है। इस मेडिसिन के कॉन्कोमिटेंट में खास सिम्टम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बैकएक। अगर पाइल्स विद बैकएक मिल जाए तो एस्कुलस को काम करना पड़ेगा। अगर पाइल्स विद बैकएक मिल जाए तो एस्कुलस को काम करना पड़ेगा, हैज टू वर्क। इतना स्ट्रॉन्ग हूं मैं इस पे, मैंने दी हुई है इस रूब्रिक पे। नेक्स्ट मेडिसिन अल्फाबेटिकली चलाऊं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन लेस इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम थेराप्यूटिक्स पढ़ते हैं तो हम कम से कम इतना तो करें कि अनबायस्ड हो जाएं। तो नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है एलोज। एलोज में क्या है, वो जो अपन ने पढ़ा था ना रूब्रिक्स में, म्यूकस पाइल्स। पाइल्स के साथ में जब म्यूकस आ जाएगी तब, और जब पाइल्स बंच ऑफ ग्रेप्स के रूप में मल्टीपल यूं गुच्छा बना होगा, तब ये मेडिसिन काम करेगी। अलोंग विद दैट इचिंग, सोरनेस, ये सारी की सारी बेटर बाय कोल्ड वाटर है, बेटर बाय कोल्ड वाटर। ध्यान रखना ये रूब्रिक काम का है, ठीक है। और पुअर कंट्रोल ऑफ एनल स्फिंक्टर, कैन नॉट कंट्रोल द अर्ज ऑफ स्टूल स्पेशली आफ्टर ईटिंग, स्टूल में पास विद फ्लैटस। ये अपने रेक्टम के सिम्टम्स को जानते हैं अगर हम एलोज की बात करें तो, ठीक है। एलो क्लियर होगी, एस्कुलस क्लियर होगी। उसमें क्या, बैकएक, ब्लाइंड पाइल और टिपिकल पेन। यहाँ पे म्यूकस पाइल्स
एमुलेशन बाय कोल्ड और बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसे करके आप 4-5 वर्ड उस मेडिसिन के याद रखोगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट, जैसे डॉक्टर बंसल पूछ रहे थे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे रिपर्टराइजेशन के बाद में, तो इन पे करेंगे अपन। दोनों मेडिसिन हॉट है, एस्कुलस भी हॉट है, एलोज भी हॉट है। जस्ट अभी अभी याद आ गया कि बायोकेमिक मेडिसिन, आपको क्या लगता है कौन सी बायोकेमिक मेडिसिन इसके लिए अच्छी होगी? सर ये 17 नंबर देते हैं, हाँ, ये नंबर 17 जो 28 नंबर नहीं यार, ऐसे तो बिल्कुल ही हो गया। चलो, कलकेरिया फ्लोर इज गुड मेडिसिन। क्यों काम करेगी उस पे? क्योंकि इलास्टिन मसल जो है ना, प्रोटीन होता है, वो इलास्टिसिटी के लिए कलकेरिया फ्लोर होती है, तो यहाँ पे ये काम करने वाली है। कलकेरिया फ्लोर मैंने लोगों को देके देखा हुआ है, अलोंग विद जो क्रोनिक पाइल्स हो गए उनको लंबा टाइम तक आप कलकेरिया फ्लोर दोगे तो फायदा मिलता है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करेंगे कोलनसोनिया। ठीक है, देखो हालांकि ये पेल्विक कंजेशन और ये इनको चेक वेक तो होता नहीं है, इसमें भी यही है, क्रोनिक पाइल्स है, पेन इसमें भी है जैसा एस्कुलस में था। कैसे वाला? एज इफ स्टिक्स और ग्रेवल्स आर देयर इन द एनस। ये है ब्लीडिंग की मेन मेडिसिन, जो ब्लीडिंग पाइल्स है ना उसकी मेन मेडिसिन। और साथ में इसके क्या चीज खास है? स्ट्रोंग हार्ड कॉन्स्टिपेशन, बहुत गंदे वाली कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलेंगे ना, वो है कोलनसोनिया की। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन सब में है, ब्लीडिंग सब में है, लेकिन कोई चीज जब इसमें स्ट्रोंग हो जाती है तब आप वो अगर पेशेंट में प्रोमिनेंट है ना तो आप उस पर ज्यादा जल्दी जा सकते हो। वहां पे बैकेक मेन है, यहाँ पे हार्ड कॉन्स्टिपेशन मेन है। यहाँ पे ब्लीडिंग पाइल्स विद हार्ड कॉन्स्टिपेशन, ये समझ लो आप, तो ये इसका कीवर्ड हो गया। ठीक है, वो प्रेशर फील करना, हार्ड स्टूल होना, इतनी देर तक पेन रहना, और ये सब तो है ही। और कोलनसोनिया है प्रेगनेंसी में होने वाली पाइल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो रेक्टम का प्रोलैप्स, यूट्रस का प्रोलैप्स, ये जब हो जाए तो भी कोलनसोनिया और पोडोफाइलम भी एक मेडिसिन है, वो काम करेगी पाइल्स में भी, अगर प्रोलैप्स के साथ पाइल्स है तो। ठीक है, एक मेडिसिन है हेमामिलिस। हेमामिलिस पोटेंसी में काम करती है, लेकिन पोटेंसी से ज्यादा बढ़िया पाइल्स के केस में काम करेगी मदर टिंचर में। दी हुई है, मैंने बहुत लोगों को देता हूं। ओपन हो गया ना, मैं देखो मदर टिंचर के लिए मैं भी देता हूँ सर। ठीक है, देनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, पेशेंट का भला सोचना है हमारे को। और हेमामिलिस मदर टिंचर, लेकिन देते सिम्टम पे ही है, सिम्टम नहीं है तो नहीं देंगे। डार्क ब्लीडिंग है इसमें, इसमें डार्क ब्लीडिंग है और विद सोरनेस है, और खास करके पल्सेटिंग पेन फील होता है, उसको अंदर ऐसा लगता रहता है कि नस यूं चल रही है, पल्सेशंस फील हो रही है अपने। हाँ, चब के अलग चीज है, पल्सेशन का मतलब धड़कन के साथ में आ रही है, वो तो कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, ऐसा है। तो पल्सेशंस आ रही हैं पेशेंट को, एनस के अंदर पल्सेशन फील हो रही है। ओके, ये हो गई हेमामिलिस। नेक्स्ट मेडिसिन इज म्यूरेटिक एसिड। कितने लोगों ने दी हुई है आप में से म्यूरेटिक एसिड पेशेंट को? दिए? कितना शानदार रिजल्ट कर आपने दिए, बहुत अच्छा काम करती है। वीकनेस के साथ बहुत अच्छा काम करती है। वीकनेस के साथ बहुत अच्छा काम करती है। आपने दिए किसी को? देखा है, मतलब देते हो, रिजल्ट अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पाइल्स जो है ना ब्लूइश है, हॉट है, वायलेंट स्टिचिंग पेन है, पेन ज्यादा होता है इसमें। आप देखेंगे ना रूब्रिक उसमें रिपर्टरी में, तो जब जहां पेनफुल पाइल्स है ना वहां पे ये मेन है। वो शीट भी टच नहीं कर सकते, वो शीट वीट वाली बातें जो ना, है। हाँ वो वर्ड इस तरह के यूज किए हुए हैं। शीट को कौन टच करता है भाई अलग से? एक डिस्क्राइब करने का तरीका है, मतलब। हाँ, डिस्क्राइब करने का तरीका है कि इतना सेंसिटिव है। ठीक है, कौन अपने एनएस पे शीट को टच करके देखेगा और हमें बताएगा कि शीट टच नहीं हो रही है? मुश्किल होते हैं ऐसे रूब्रिक। ठीक है, मैं बड़ा फनी समझता हूँ इनको। ठीक है, कैन नॉट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ नर्स, हाँ। ये रूब्रिक कैसे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये है कि भाई सेंसिटिव है उसकी पाइल्स। ठीक है, कि वो इतना सेंसिटिव। अब उसकी सेंसिटिव को मैं कैसे पकड़ता हूँ? पेशेंट जब चलेगा तो लेग्स अपार्ट करके चलेगा,
है, बैठेगा नहीं, चलेगा नहीं, अरे भाई इतना दर्द, तो समझ लो कि ये बहुत पेनफुल है, ये शीट बीट वाला छोड़ दो। आप तो सिर्फ ये ध्यान रख लो कि भाई इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है पेशेंट को, ठीक है। और इसको वार्म वाटर से रिलीफ मिलता है। अब ये हमें वार्म वाटर और कोल्ड वाटर की एम्बुलेशन का कैसे पता चलेगा भाई? कौन ट्राई करेगा? लोग अपने आप ही ट्राई करके आ जाते हैं, ठीक है। लोगों को ज्ञान देने वाले बेटे आप तो सिज बात ले लेना जी, वो कर लेना जी, तो वो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसको, उससे हम पूछेंगे तो उससे रिलीफ मिला क्या? बोलेगा जी बस गर्म तो छूते ही मेरे को तो शांति से मिल जाती है, तो ये वार्म हो गया। यूं बैठ के रिलैक्स होना वो नहीं है, वो तो स्फिंक्टर तो वो तो सब है, वहां की रिजिडिटी सिज बात से कम हो जाती है, ये सब सही है। म्यूरिटिक एसिड जो मेडिसिन है ये बच्चों की पाइल्स के लिए एक स्पेसिफिक के रूप में मानी जाती है और मोस्ट कॉमन मेडिसिन है फॉर द पाइल्स ऑफ चिल्ड्रन। अगली जो मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड। एज यू नो नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड for the piles as well as anal fissure, especially when there is splinter like sharp cutting pain। ऐसा पेन अगर है तो आपको नाइट्रिक एसिड पे विचार करना है। एज यू नो नाइट्रिक एसिड इज ए गुड मेडिसिन वेयर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल म्यूकोजा मीट्स टुगेदर। ओरिफाइसिस के ऊपर इसका बहुत अच्छा एक्शन है। पेन स्प्लिंटर लाइक, स्प्लिंटर किसको बोलते हैं? चुभने जैसे को, जैसे लकड़ी की फांस चुभ गई हो ऐसा पेन। तो सिर्फ लकड़ी नहीं, कांच को चुभने को भी ऐसा स्प्लिंटर लाइक पेन भी कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड में फ्रेश होने के बाद यानी कि आफ्टर स्टूल बहुत देर तक पेन जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इज ए वेरी गुड मेडिसिन स्पेशली फॉर दोज पीपल who are having sedentary life habits। और जितने भी खाने पीने की गड़बड़ियां रखने वाले पेशेंट हैं, सिंपल चाय को ज्यादा पीने से लेकर के नशे पत्ते, स्पाइसी फूड, इरेगुलर मील्स, रात को लेट जागना, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को लेना, इन सब को ऐसा सब करने वाले जो पेशेंट है ना, उनके लिए है नक्स वोमिका मेडिसिन। नक्स वोमिका में इनइफेक्चुअल अर्ज फॉर स्टूल बनी रहती है। पेशेंट को लगता है कि आफ्टर स्टूल कंप्लीट क्लियर बाउल नहीं हुई है। इस तरह की जो सिम्टम्स लेकर के एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन जो पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स रहती है, मोस्टली नॉन ब्लीडिंग पाइल्स रहती है नक्स वोमिका की। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रिटेनिया। रिटेनिया मेडिसिन को मदर टिंचर में यूज किया जाता है। इसमें भी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन कैसा पेन है? बर्निंग पेन है और बेटर बाई कोल्ड एप्लीकेशन है। और बर्निंग कैसा? फायर लाइक हॉट बर्निंग पेन है इसका। फिशर में भी ये रिटेनिया यूज की जाती है। बर्निंग फायर लाइक पेन इसका हॉलमार्क है, जलता है, चुभता भी है, कटिंग पेन भी है इसी में। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सल्फर। कुछ ऑथर्स तो सल्फर को यहां तक कहते हैं कि जब तक आपने सल्फर नहीं दिया तो पाइल्स का केस इरेडिकेट ही नहीं होता है, मतलब पूरा ठीक ही नहीं होता है। सल्फर इज सच ए गुड मेडिसिन फॉर ब्लीडिंग एज वेल एज ब्लाइंड पाइल्स बोथ। पाइल्स विद हीट, बर्निंग, फुलनेस इन द रेक्टम यानी कि एनस, ईचिंग विद और विदाउट पाइल्स भी एनस में रहती है सल्फर के पेशेंट्स को। पेशेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनली सल्फर है तो सल्फर को जरूर दिया जाना चाहिए। सल्फर रिकरेंस को भी प्रिवेंट करती है। तो आपने आज के इस लेक्चर में पाइल्स को अच्छे तरह से समझ ही लिया होगा। आपने पाइल्स के कारण देख लिए, पाइल्स का मैनेजमेंट देख लिया, पाइल्स को किस तरह से आप होम्योपैथिक दवाई के द्वारा बहुत सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। पाइल्स के केसेस में आपको मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है जिससे कि रिकरेंस रुके। रिकरेंस रोकना आपका सबसे बड़ा काम है। ट्रीटमेंट देना ओके, देना है, पेशेंट को तकलीफ है, देनी है, लेकिन पेशेंट फिर से पाइल से इफेक्टेड ना हो, ऐसा करने के लिए उसको उसके लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने के लिए आप ही बोलेंगे, आपको जरूर बोलना है। तो थैंक यू सो मच।
आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है। यू आर वेलकम फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स।